ये एथिल अल्कोहल है। और एथिल अल्कोहल का पहले हमें फॉर्मूला जानना होगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता होगा? एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% है। यहाँ पर कितना है? 54% है। यदि हम इसको देखेंगे, ये कहता है कि एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से 54% 54% जल है। ठीक है ना? और इस विलयन में एथिल अल्कोहल का हमें मोल अंश क्या होगा, है ना? ये क्या है बेटा सब? यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये इसका क्या होगा यहाँ पर। ठीक है ना? इस टाइप से एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने समझना है। देखो, तो एथिल अल्कोहल है, जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से क्या है? जल जो है 54% जल है, तो बाकी कितना प्रतिशत बचा बेटा? यदि कह रहा है इसमें जल जो है 54% है, देखो कुछ चीजें ऐसे भी हमें सॉल्व करनी होगी। जल है 54%, तो बाकी एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला किसको मालूम है? एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ बेटा। CH3OH। CH3OH। यदि हम CH3OH लिखेंगे बेटा, CH3 होता है, OH होता है मेथ, तो ये हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, अच्छी चीज बताई तूने, पर गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, है ना? ये है बेटा मेथिल अल्कोहल। हमें चाहिए एथिल अल्कोहल। एथ का मतलब कितने कार्बन होता है? 2 कार्बन से। तो क्या होगा बेटा वंदना? अच्छा बता। CH3CH2OH। गुड, है ना? ये एथिल अल्कोहल होगा जिसमें कितने होंगे? CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है ना? इसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। तो यहाँ पर कोई भी चीज होती है वो 100% होती है ना? तो 54% तो जल है, तो बाकी कितना परसेंट बचा? यानी कि 100 में से हम क्या करेंगे? 54 को माइनस 46। करें। कितना होगा? 46। 46। तो यानी कि 46% हमारे पास क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगा। अब यदि हम प्रतिशत के रूप में देखें, तो ये प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से, वैसे भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 54% माने 54 ग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? 46 का मतलब 46 ग्राम कर सकते हैं, है ना? ये माना जाता है इसको कि इतना लगभग होगा। ठीक है ना? अब ये तो हमने मान लिया। ठीक। अब हमें निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल अंश। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्या होगा मोल अंश ऑफ एथिल अल्कोहल, इसको एक्स बड़ा बना करके इसके नीचे हम लिख सकते हैं C2H5OH। क्योंकि C2H5OH को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा इसको? C2H5OH को क्या बोलते हैं? देखो, C 2 है, H5 है और OH है। C2H5OH, ये इसका नाम क्या था? सुषमा बता बेटा, C2H5OH का नाम क्या था? ऐसे जब मैं बार बार पूछूंगा, ये शायद प्रियांशी, प्रियांशी है। हाँ बता बेटा, प्रियांशी। C2H5OH का नाम क्या है? दिव्या। आयुष तुम बताओ बेटा। अरे क्या है बेटा? वंदना तुम ही बताओ। एथिल अल्कोहल। बिल्कुल, इसका नाम ही एथिल अल्कोहल बेटा। देखो C2H5OH लिखो, या हम क्या लिखेंगे? C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। प्रियांशी क्या नाम है बेटा इनका? बोलो। एथिल अल्कोहल। हाँ बिल्कुल, एथिल अल्कोहल है। और इसको लिखने में नोट करना, CH3CH2OH। ये है बेटा हमारे पास एथिल अल्कोहल, है ना? CH3CH2OH एथेनॉल, है ना? इसको हम एथेनॉल, IUPAC नेम है इसका, और सिंपल नाम है एथिल अल्कोहल। ये बहुत सारी जगह काम आएगा। तो देखो, मोल अंश ऑफ एथिल अल्कोहल, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें क्या होता है, यहाँ पर आएगा C2H5OH का मोल अंश, मोल, C2H5OH के मोल। यानी कि यहाँ पर अवयव क्या होगा? C2H5OH के मोल, के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। और बटे में क्या आ जाएगा? मोल प्रभाज। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ दोनों आएंगे बेटा हमारे पास। कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा C2H5 C2H5OH और प्लस क्या होगा H2O जल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या यहाँ पर इस टाइप से आएगी, मोलों की संख्या। तब हमारे पास मोल अंश आता है। यही हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था। देखो यहाँ पर यदि कल की बात करें, ये देखो अवयव का मोल अंश। जब हम किसी अवयव, तो अवयव यहाँ पर है हमारे पास C2H5OH, ये बेटा C2H5OH का मोल अंश। तो यहाँ पर क्या होगा? अवयव के मोलों की संख्या। तो अवयव क्या है यहाँ पर? C2H5OH। ऐसे तो हमारे पास C2H5OH क्या है? अवयव है, ठीक है ना। और सभी अवयव, सभी में क्या क्या आएगा? सभी अवयव में आएगा, यहाँ पर ये देखेंगे तो एक तो है C2H5OH और दूसरा क्या है इसमें? दूसरा इसमें जल है। तो इन सभी अवयवों के मोल, कुल मोलों की संख्या। इस प्रकार से हम इस मोल अंश निकाल सकते हैं। यदि वो यहाँ पर जल पूछता है, जल के मोल अंश की गणना कीजिए, तो मोल अंश तब यहाँ पर H2O लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है? H2O हो जाता है ना। यहाँ पर यही रहता है क्योंकि यहाँ दोनों से पूरे मिलने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो अभी बता देते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया है ना। तो हमने मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या बटे C2H5 प्लस H2O के मोलों की संख्या, ठीक है, मैंने एक साथ लिख लिया। अब मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या होती है ग्राम में मात्रा, मात्रा और बटे में अनुभार। तो पहले इसमें ग्राम में मात्रा तो दे नहीं रखी थी, तो हमने क्या माना उसको? यदि मान लीजिए हमारे पास क्या 54% जो है क्या दे रखा है? जल दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कि 54 ग्राम जल है ना। तो बाकी जो रिमेनिंग होगा, जो अवशेष होगा बेटा, वो 46 होगा। तो 46% क्या बचेगा? उसमें एथेनॉल बचेगा, क्योंकि दो ही चीजों का मिश्रण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ग्राम में मात्रा कितनी होगी? 46 ग्राम, ठीक है ना। अणुभार हम निकाल लेंगे। देखो C2H5OH का अणुभार निकालो। देखो C2H5OH का अणुभार कैसे निकालेंगे? हमारे पास CH3 CH2OH है, इसका अणुभार क्या होगा बेटा? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, विद इन 46 का अणुभार निकालो। कॉपी पेन तो रखा होगा आप लोगों ने, जल्दी निकालो। C2H5OH का अणुभार निकालो जल्दी से। निकल गया? अब तो फटाफट आना चाहिए बेटा। C2H5OH का कार्बन कितना होता है? सर 46 आ रहा है। बिल्कुल 46। बिल्कुल सही कहा बेटा। देखो कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो हम सीधे डायरेक्ट 3 लिख लेता हूँ। कार्बन फिर 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, ठीक है ना। हाइड्रोजन फिर कितना होता है? 1। ये पूछूंगा, बार बार पूछूंगा आप लोगों को, है ना, इसलिए इनको निकालना सीख लो बेटा। ये हम अणुभार निकाल रहे हैं। तो देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना होता है? 14, 15 16, 16 का होता है 6। हासिल कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 2 3 4 यानी कितना हुआ? 46। जो हमारे पास एथिल अल्कोहल है उसके यदि हम देखेंगे अणुभार है 46, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे। देखो मोलों के, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या तो कितना है? देखो एथिल अल्कोहल है 46 ग्राम, 46 ग्राम है, और 46 ही उसका क्या है? अणुभार है। कितना सरल हो गया। बटे में क्या आ जाएगा? देखो एथेनॉल प्लस H2O, तो एथेनॉल का क्या हो जाएगा? अणुभार, यदि अणुभार बटे, यदि हम क्या देखें, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, दोनों 46/46 प्लस, या देखो प्लस के साथ देखो H2O है, H2O बटा बचा कितना? 54%, 54 ग्राम, और बटे इसका अणुभार क्या निकालेंगे? H2O का अणुभार कितना होता है? जल्दी बताओ, H2O का अणुभार कितना होगा? सर 18। बिल्कुल। और बच्चे देखो बेटा 18 कैसा है? देखो 16 इसका है, 16 किसका है? ऑक्सीजन का, और 2 हाइड्रोजन है, तो कितना? 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। तो 18 हो गया 18, है ना। देखो अब कितना आसान हो गया।
46 से 46 कैंसिल, बराबर क्या आ गया, ऊपर 1 आ गया। यहाँ 46 से 46 कैंसिल, और 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार कटा। यानी कि इसमें क्या आएगा, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, टोटल मिलाकर कितना हो गया, देखो 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 ये आ जाएगा। 4 का भाग जब हम 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.5। 0.25। हाँ बिल्कुल, इतना 0.25। इतना क्या होगा, इतना मोल अंश होगा किसका, एथेनॉल का। C2H5OH का जो मोल अंश होगा वो इतना इतना हो जाएगा, ये मोल अंश आएगा इसका। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग एक क्वेश्चन देखो, देखो पढ़ो इसको जल्दी से, पढ़ना है आप लोगों ने। देखो बेटे क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं कई बार एग्जाम में। हो गया, सॉल्व किया बेटा कि नहीं किया। अब तो काफी बच्चे फिर गायब होने लग गए। हो गया बेटा, चलो मैं बताऊं। चलो देखो बेटा इसमें है ना, यहाँ पर देखो 1 मिलियन है, मोल अंश हमें मालूम है, मोल को हम दिखाते हैं एक्स से, है ना, इसको हम एक्स से दिखाते हैं। देखो ये कहता है बेटा 1 मिलियन द्रव्यमान की दृष्टि से 25% क्या है, जल है। देखो यहाँ पर हमारे पास 25% क्या है, H2O है कितना, 25%। इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं 25%, ठीक है ना। 25% एथेनॉल। फिर एथेनॉल का फॉर्मूला बता बेटा, कौन बताएगा एथेनॉल का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। C2H5OH। बिल्कुल, या हम C2H5OH भी कह सकते हैं, या CH3CH2OH भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ये कितना है बेटा, ये भी 25% है, ठीक है ना। दोनों चीजें देखो, यहाँ पर ये देखेंगे जल है 25%, 25% क्या है इसमें, एथेनॉल है। फिर उसके बाद 50% क्या है इसमें, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है 50% और CH3COOH। गुड, हाँ CH3COOH, याद है, गुड, ठीक है ना। देखो ऐसे ही हमें याद हो जानी चाहिए, प्रत्येक फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। और देखो बेटा ये बहुत सरल चीजें हैं, इन फॉर्मूलों को जब हम रोज सुनेंगे, रोज पढ़ेंगे तो आसानी से हमें याद भी हो जाता है ना। इनको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है, और आप लोग कॉपी पेन साथ में रखें, है ना, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो देखो एसिटिक अम्ल इन 3 चीजों से बना हुआ, देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें दे रखी। तो H2O मीन्स हम इसको मान सकते हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम हमारे पास H2O है। 25 ग्राम हमारे पास एथेनॉल है, मान लिया हमने, है ना।
और 50 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, एसिटिक एसिड है। टोटल मिलाकर ये 100 ग्राम हो गया। अब हमें बचा कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना, ये पूर्ण विलयन हो गया, 100% हो गया, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। प्रत्येक अवयव H2O के मोल अंश निकालने हैं, एथेनॉल का निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है। अब इसमें एक नहीं पूछा उसने, उसने कहा प्रत्येक मोल अंश निकालो। तो हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हुई है कि जो जिस अवयव का हम क्या निकालेंगे, मोल अंश, उसके मोलों की संख्या निकालेंगे, है ना। जिस अवयव का हम मोल अंश निकालेंगे उसकी संख्या लिखेंगे, और उस संख्या के साथ हम क्या करेंगे, जो संख्या हमने लिखी और पूरे बिलियन का भाग दे देंगे, उसके मूल अंशों को पूरे बिलियन के मूल अंशों से भाग दे देंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करते हैं, देखो चलो इसी पे चलते हैं आगे, कि मान लीजिए पहले हम निकालते हैं H2O का, तो हम निकालते हैं मोल अंश H2O। मैंने H2O छोटा लिख लिया, X कैपिटल लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारे पास H2O है, H2O मोल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, पहला काम तो हम ही करेंगे कि H2O के मोलों की संख्या कितनी है, और बटे में क्या लिखेंगे, विलियन के मोलों की संख्या, विलियन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या, है ना। जो सभी मोल हैं, सभी सॉरी विलियन में सभी अवयवों के मोलों की संख्या, जितने अवयव है यहाँ पर उनके सबके मोलों की संख्या लिखनी है। तो सबके मोलों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O की ग्राम में मात्रा निकालेंगे, है ना। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी अवयव, सभी अवयव, और ये कहाँ है, सारे के सारे विलियन में, इसको हम लिख सकते हैं विलियन में सभी अवयवों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, हमने सारे अवयव ले लिए, ठीक है ना। और सारे अवयव में क्या आएगा, देखो H2O का पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। तो 25 ग्राम तो हमें पता है, ग्राम में मात्रा, भट्टे में क्या करेंगे, इसका अणुभार लिखेंगे। अणुभार कितना होता है बेटा इसका, H2O का अणुभार कितना होता है, H2O का, सर 18। बिल्कुल H2O का होता है बेटा 18, है ना 18। कैसे आया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है एक, तो एक ये दो हाइड्रोजन है इसलिए दो हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक होता है बेटा, है ना, लेकिन यहाँ H2 है इसलिए दो हो जाएगा, 16 और 2 18 हो गया, ठीक है ना। ये 18, 25/18। अब इसके बटे में क्या करना हमने, देखो अवयव कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पर यदि देखेंगे अवयव में क्या आएगा, H2O भी है, एथिल अल्कोहल भी है, और एसिटिक एसिड भी है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, H2O। तो H2O में क्या आएगा, देखो अवयव में क्या आएगा, पहले अवयव आएगा 25/18 जो हमने ऊपर लिखा, देखो ये वाला तो आएगा, है ना। ये क्यों आया, H2O का है। फिर हमने निकालना एथेनॉल का, एथेनॉल होता है बेटा CH3CH2OH, ग्राम में मात्रा हमें मालूम है 25 ग्राम है, और बटे में यदि हम देखेंगे इसका अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार कैसे निकलेगा, 12 तो ये हो गया, प्लस 3 ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। फिर 12 एक कार्बन फिर दोबारा आ गया, फिर 3 ये आ गए, दो सॉरी दो, दो और प्लस कितने आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अणुभार कितना 16, और एक हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है 46। तो हम क्या करेंगे 25/46 हो जाएगा, है ना, 25/46 हो जाएगा। अब तीसरा प्लस, देखो तीसरा अवयव कौन है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, कितना आएगा बेटा, जब फॉर्मूला मालूम है तो तब, सर 66। 66 आ रहा है, सर 60। 60 आ रहा है, 66 आ रहा है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। कार्बन कितना होता है बेटा, 12। 12। हाइड्रोजन एक होता है लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कितना होगा 3 हो जाएगा, है ना। कार्बन फिर अगेन कार्बन आ गया दोबारा, फिर 12 लिखेंगे। फिर देखो ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितना होता है, अणुभार कितना होता मैं है उसका, 32 हूँ सर। हाँ 16 होता है, तो 16 को दो ना 32 हो जाएगा, है। जी 32। हम्म, हम क्या करेंगे, देखो एक एक ऑक्सीजन होता है 16, और दो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 32, तो 32 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हाइड्रोजन एक है, अब जोड़ते हैं इसको, देखो है ना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, 9 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, हासिल कितनी हो जाएगी, एक, 10 पे हासिल एक होती है ना।
तो एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, है ना, 3 ही हो गए 6, तो 60 होगा, 60 हो रहा बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखो ग्राम में मात्रा कितनी है, हमने इसको 50 माना, अनुभार कितना है 60, बस ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो या ना करो, यहां तक आपने यदि सॉल्व कर दिया तो आप इस क्वेश्चन का 90% भाग पूरा कर लिया, है ना। इसमें कैलकुलेशन में क्या होता है, ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखो यदि हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो देखो 18, 25/18, तो 18 का भाग यदि हम चाहें तो इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बाकी में फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमने एक में कैलकुलेशन कर ली तो बाकी अवयवों को ज्ञात करने में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्यों ना हम इसको पॉइंट में सॉल्व करें, तो निकालो तो 18/18 सॉरी 25/18, 18 का भाग 25 में दे दो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। निकालो बेटा, पहले इसी को निकालो, देखो 18/25 हमारे पास है ना, निकालो जल्दी से, निकल गया। देखो 18 है ना हमारे पास, 18, 18 का भाग हमने 25 में देना है, कितना सरल है 25 में भाग देना है, ठीक है ना। 18 कम 18 हो जाएगा, कितना बचा, 8 7 15 होता है, 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 18 पंजे सर तो नहीं 90, जा रहे, 1.38 आ रहे सर। 1.38, ठीक है। 18 18 54, 18 54, नहीं 18 54, ठीक है ना, 1.38, चलो ठीक हो गया, ये 1.38 आ गया इसका, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे कोई बात नहीं, है ना। फिर देखो 46, 46 का भाग हमें 25 में देना, तो 25 में तो जाता नहीं 46 का भाग, तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 250 कर देंगे। इसको 50 के लगभग है ना, तो 50 से 250 है, तो 5 बार जाएगा लगभग, है ना। तो 5 देखो 6 5 30 हुआ, है ना। फिर 30 और 5 को 20 और 3 23 से देखो 230 हुआ, यानी कि 0.5 के लगभग, अप्रोक्सीमेट निकालो इसको 0.5, है ना। तो इसको 0.5 आ गया इसका, 0.5 आगे नहीं निकालता है ना, वैसे आगे भी जा सकता है ना, क्योंकि जब यहाँ पर 20 बचेगा तो ये 4 बार लगा जाएगा, 5 4 के लगभग आएगा, है ना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो बेटा तीसरा हमारे पास ये 50/100 वाला है, तो 50/100 का मतलब 0 0 काट दो, तो यहाँ 5 में ही देना हमने 6 का भाग, नहीं जाता है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, देखो तो कितना होगा, 8 6 48, यानी कि 8 6 48, ठीक है, 2 बचता है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा 0, तो 6 3 18 लगभग 83, ये हमने सब में कैलकुलेशन कर दिया। अब देखो इसका आंसर यदि हम निकालना चाहेंगे तो ऊपर हमारे पास आया 1.38, और बटे में कितना आ जाएगा 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, इन सबको जोड़ देंगे, बस ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ पर यदि हम निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, इन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब ये हो जाएगा, कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है, चलो इसको साइड में जोड़ देता हूँ, 1.38, 0. सर 2.75। गुड, ठीक है ना, 83, ठीक है ना। देखो 7 हो गया, 15 हो गया, 5 हासिल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है बेटा, देखो यदि तुम्हारे कैलकुलेशन गलत भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप सॉल्व तो कर रहे हो ना, कॉपी पेन आपके साथ में है ना, इसलिए आप लोग बहुत बेहतरीन है ना। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो 5 7 हो गया, 7 8 7 15 और 1 हासिल हो जाएगी, 9 और 4, 9 और 5 14, है ना, और 3 कितना हो गया 14, और 3 कितना होता है, सर 17। बिल्कुल 2.75, है ना। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने निकाल लिया। अब इसका आंसर यदि देखोगे तो ये है 1.38 और अपॉन कितना आएगा 2.75, तो ये लगभग जस्ट आधा है इसके, है ना। तो यदि हम इसको भाग देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, ये 1.38 है, ये दुगुना है, तो 1/2 के लगभग है, यानी कि हमारे पास 0.5 के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। लगभग कह रहा हूं मैं, पूरा नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है ना। दशमलव देखो ये 138 है, ये कितना है 275 है, तो इसका लगभग दुगुना है ना, तो मैंने दुगुना 1/2 होगा, 1/2 में 0.5 के लगभग, इसको अप्रोक्सीमेट निकाल दिया।
दूसरा देखो बेटे, ये तो हमने निकाला H2, इसने कहा प्रत्येक अवयव का। अब देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा अवयव इसमें कौन सा है, एथेनॉल है, तो हम लिखेंगे मोल प्रभाज किसका होगा, एथेनॉल का, C2H5OH का। ठीक है ना, तो C2H5OH का अब हम मोल प्रभाज निकालेंगे, तो देखो इस सारी कैलकुलेशन तो हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, केवल यहाँ पर एथेनॉल का लेना पड़ेगा ऊपर। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल का हमारे पास ये वाला, तो एथेनॉल को हम लेंगे 25/46, ठीक है ना, और इसके बटे में क्या कर देंगे, बाकी पूरा उतार लेंगे, 25/18 ये एथेनॉल का, प्लस कितना आएगा फिर 25/46, फिर कितना आएगा 50/60। और इस कैलकुलेशन हमने कर रखी है, देखो यहाँ पर ये देखेंगे तो 0.54 आ जाएगा, इसके बटे में कितना आ जाएगा 1.38, ठीक है ना, प्लस कितना आएगा 0.54, प्लस क्या आएगा इसके बाद, प्लस आ रहा है 0.83, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन भी कर रखे हमने 0.54 और अपॉन कितना आएगा 2.75, ये आंसर हो, बाकी इनको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम एथेनॉल का निकाल सकते हैं। अब देखो तीसरा हमारे पास कौन सा है, यदि हमें क्या निकालना है, एस्टिक एसिड का। देखो एस्टिक एसिड का मोल प्रभाज, तो एस्टिक एसिड का कितना है 50/60, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 50/60, ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे सारे 25/18, प्लस क्या आएगा 25/18, सॉरी 46, 18 नहीं होगा, प्लस कितना आएगा 50/60 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर 50/60 कितना का हमने कैलकुलेशन कितना किया था 8 पॉइंट, देखो यहाँ आएगा 0.83, हमने एक बार कैलकुलेट किया, बाकी हम उतार रहे हैं, है ना, और ये 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.383, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 0.83 अपॉन 2.75, इतने मोल आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं बेटा, मोल अंश को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, मोल अंश, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास मोल अंश हो गया कि मोल अंश को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर। ये बेटा अलग अलग जो हमारे पास क्या होंगे अवयव होंगे, उनका हम मोल अंश इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास, ये है फॉर्मलता। फॉर्मलता होता क्या है ना, यदि हम फॉर्मेलिटी देखेंगे तो फॉर्मेलिटी क्या होती है ना, ये फॉर्मलता, फॉर्मलता को हम दिखाते हैं एफ से, किससे दिखाते हैं, एफ से, ठीक है ना। ये भी क्या है, साधारण इकाइयां, ठीक है ना, जैसे हमारे पास नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये सब हमने क्या ली, साधारण इकाइयां है ना। अब देखो बेटा ये कहता है किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाता है। यहाँ पर फॉर्मलता में क्या आएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन के उस ताप पर फॉर्मलता कहा जाता है। देखो फॉर्मलता भी सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा, विलय पदार्थों के ग्राम सूत्र भारों की संख्या आएगी और बटे क्या आएगा आयतन लीटर में और गुणा 1000, ये सिंपल है। ये इस टॉपिक के कम क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आएगा तो इस प्रकार से इसकी देखो फॉर्मलता आ जाएगा। अब मान लीजिए इसमें 2 लीटर दिया हुआ है, बेंजीन इतने ग्राम में घुला है, ठीक है ना, इसकी विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मलता में देखो बेटा क्या चीजें पूछिए, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, और उसका आयतन प्रति लीटर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंपल है बेटा, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम देखें इसके बाद का टॉपिक, और वो है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है इसकी विलीयता वाला, ठीक है ना। यदि विलीयता देखोगे तो विलीयता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी जरूरी है। यदि हम देखेंगे जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है विलीयता। इस साधारण इकाई देखो, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, कौन कौन सी इकाई हमने, है ना, तो ये हमने ग्राम प्रति लीटर से लेकर के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत पढ़ ली, है ना। दूसरा बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलीयता। तो विलीयता क्या होती है, पहले हम विलीयता देखते हैं। विलीयता तो आप लोग जानते हैं क्या होती होगी विलीयता, घरेलू भाषा में क्या कहते हैं, घुलना, है ना, किसी चीज का घुलना। तो ये थी हम साइंटिफिक वे में देखें इसको,
निश्चित ताप, ताप क्या है, निश्चित है। मान लीजिए हम देख रहे हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है ना, लगभग कहाँ पे डिपेंड है, कहीं ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है ना, पहाड़ों में तो और कम होता है, प्लेन में और ज्यादा हो जाता है ना। तो और गर्मियों में अलग कंडीशंस होती है, सर्दियों में अलग होती है। तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते कि किस 21 डिग्री जो है रूम टेम्परेचर होता है ना। तो ये कहता है निश्चित ताप पर, ताप क्या निश्चित है, किसी अवयव की वह मात्रा, अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, ठीक है ना, वो उसकी विलेयता कहलाती है। मान लीजिए, माना हमने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया और इसमें हमने क्या किया, चीनी या नमक को डालते रहे। हमने चीनी या नमक, इसमें चीनी डाल दो, नमक डाल दो, नमक NaCl होता है बेटा, क्या होता है, नमक NaCl, ठीक है ना। इस NaCl को डाला, तो पहले हमने क्या किया, 2 ग्राम डाला, तो हमने देखा पूरा घुल गया। फिर हमने 4 ग्राम डाला, वो भी घुल गया। 8 ग्राम डाला, वो भी घुल गया। फिर देखा हमने, फिर 1 ग्राम और डाला, 9 ग्राम। और हमें क्या लगा कि 9 ग्राम में क्या हुआ, कुछ मात्रा तो घुल गई और कुछ नहीं घुल पा रही। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं घुल पा रही, ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये क्या हुआ, ये टोटल मिला करके ये देखेंगे 6 और 8 से 14, 14 ग्राम हमने डाल दिया और 1 ग्राम हमने और डाला, यानी कि 0.5 तो घुल गया और 0.5 नहीं घुल पाया, ठीक है ना। तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, यदि हम इसकी विलेयता देखेंगे तो ये आएगा 14.5 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में 14.5 ग्राम घुल रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। देखो ये कहता है किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। विलायक की निश्चित मात्रा 1 लीटर है ना, और इसकी अधिकतम मात्रा कितनी घुली, 14.5। इससे ऊपर वो घुल ही नहीं रहा, उसके कण वैसे के वैसे नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम ताप बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अलग चीज है कि उसमें घुलने लग जाए, लेकिन उसके कण क्या होते हैं, नीचे रह जाते हैं। जैसे आप लोगों ने चीनी घोलते हुए देखेंगे, तो एक टाइम बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो वह अधिकतम मात्रा होगी, उस अवयव की वह अधिकतम मात्रा होगी जिसमें वो घुलना हुआ बंद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक तो ताप निश्चित है और जो अवयव घुलने वाला अवयव है उसकी अधिकतम मात्रा है, और तीसरा क्या है, जो विलायक है उसकी मात्रा भी निश्चित है। हमने 1 लीटर विलियन लिया, 25 मान चलो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर विलियन लिया, और उसमें जो अधिकतम मात्रा घुल जाए उस अवयव की, वो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। जो मात्रा उसकी अधिकतम घुल जाए 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर विलियन में 14.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घुलता है नमक, है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पर था बेटा, ऐसे मत बोलना कि 14.5 ही घुलता है ना। हो सकता है 18 घुलता हो, 20 घुलता हो, है ना, हमने निकाला नहीं, हम तो केवल थ्योरेटिकल बता रहे हैं आपको, है ना, कि जितनी अधिकतम मात्रा उसमें घुल जाए वो क्या कहलाएगी, उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, उसकी विलेयता, वो है उसकी विलेयता, ठीक है, क्लियर। चलो ये तो हो गया विलेयता। अब समझ गए, निश्चित ताप पर विलेयता की परिभाषा पूछी जाती बेटा, अधिकांश पूछी जाती है। निश्चित ताप पर किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के निश्चित मात्रा में घुल जाती है। विलायक की वह अधिकतम मात्रा जो क्या करती है, जो विलायक विलायक की वह अधिक सॉरी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहलाता है, सॉल्युबिलिटी, है ना। देखो अब इसमें विलेयता अलग अलग है। जो ठोस है, ठोस पदार्थ की द्रवों में विलेयता, हमने चीनी या नमक का उदाहरण दिया है, बहुत कॉमन है ना। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीनी को हम सुक्रोज भी बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो 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 बच्चों, ये आप लोगों को मैं पूछूंगा बाद में। C12 हाँ, H22 गुड O11 गुड, है ना, C12H22O11, ये हमारे पास क्या है, चीनी का फॉर्मूला है। चीनी मीन सुक्रोज, है ना, इसको सुक्रोज हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुक्रोज, ये हमारे पास सुक्रोज,
है ना, चीनी हम घरेलू भाषा में कह सकते हैं और सुक्रोज हम रसायन विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ठीक है, देखो ठोसों की द्रवों में विलीयता, ठोस हमने लिया चीनी, चीनी आप लोग जानते हैं, द्रव हम क्या ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, है ना। इसमें विलीयता देखेंगे, घोल के देखा हमने, पहले हमने क्या किया, निश्चित ताप लिया, ठीक है ना, फिर हमने लिया, उसमें क्या करते घोलते चले गए, ठीक है, निश्चित ताप पर हमने क्या लिया, 1 लीटर हमने क्या लिया, 1 लीटर हमने पानी लिया, हमने इसमें चीनी घोलते गए, देखा अरे इसमें तो 15 ग्राम घुल गई, है ना, ये 20 ग्राम घुल गई, तो क्या हो जाएगी, उसकी विलीयता हो जाएगी। तो ठोसों की द्रवों में विलीयता है, ठोस पदार्थ चीनी हो गया, द्रव आप जानते हैं पानी है, यहाँ पर H2 है ना, ये ठोस हमारे पास C12H22 और OL, ठीक है। उसके बाद है गैसों की द्रवों में विलीयता, गैस है, हमने गैस लिया, गैस तो आप जानते हो, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और इसको हम किस में घोल लेंगे, द्रव में, H2O में घोलेंगे, तो इसको इसमें घोलने के क्या प्रोसेस क्या कहलाएगी, यहाँ पर गैसों की द्रवों में विलीयता, तो गैस को हम द्रव में घोल सकते हैं बेटा, गैस को हम द्रव में घोल सकते हैं, देखा आप लोगों ने कभी घुली हुई, कोई एग्जांपल याद हो आपको कि जिसमें गैसें जो है द्रवों में घुली हुई हो, तो बहुत कॉमन है बेटा, ये बहुत ही कॉमन है, जो गैस है, गैस को द्रव में घुलना बहुत कॉमन है, गैसों की द्रवों में विलीयता, तो गैस देखा आप लोगों ने, अरे आप लोग देखते होंगे कि मछली जो है अपने गलफड़े खोल करके पानी पीती रहती, पानी नहीं पीती, वो ऑक्सीजन लेती उसमें से, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो किस में घुली हुई रहती है, पानी में घुली रहती है, उसको अवशोषित कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन घुली रहती है, लेकिन आप लोगों ने और दूसरा उदाहरण देखा होगा, थम्स अप की बोतल लेना, उसमें क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, लेकिन कभी जोर से हिलाना, इसका ढक्कन खोल करके फिर जोर से हिलाना है इसको, तो सारा थम्स अप बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसमें क्या घुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये विलीयता है बेटा, अब उसकी विलीयता अलग अलग कंडीशंस पे होती है, तब हम ताप दाब और कई चीजों का उदाहरण देखते हैं, लेकिन गैस क्या होती है, पानी में घुली हुई रहती है ना। तो गैसें जैसे ऑक्सीजन घुल जाती हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड घोल सकते हैं, बहुत सारी गैसों को पानी में घोल सकते हैं, हीलियम घोल सकती है ना, नाइट्रोजन घोल सकती है, तो बहुत सारी गैसें हमारे पास क्या होंगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, द्रवों में घोल सकते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे, ये तो हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी तो हमने इनके बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे घुल सकती है ना। देखो, उसके बाद द्रवों की द्रवों में विलीयता, ये तो आसानी से जानते हैं आप लोग, एथेनॉल को पानी में मिला देते हैं, ठीक है ना, एक द्रव को दूसरे द्रव में मिला देते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है ना। तो यदि हम एथेनॉल को क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे, एथेनॉल क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ बेटा, फॉर्मूला आज तीसरी बार चौथी बार पूछ रहा हूं मैं, एथेनॉल का फॉर्मूला, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, C2H5OH। बिल्कुल बताना है आप लोगों को, C2H5OH, और इसको हम जल में मिलाएंगे तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चलो, ये हमारे पास हो गया बेटा, सॉल्युबिलिटी के हम 3 पार्ट बना सकते हैं, कि ठोस को हम द्रव में घोलेंगे, गैस को हम द्रव में घोलेंगे, फिर द्रव को द्रव में घोलेंगे, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या होगा, विलीयता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 प्रकार की विलीयता के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो पहला है ठोसों की द्रवों में विलीयता, ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी द्रवों में विलीयता किस प्रकार से होती है ना। तो देखो ये इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषाएं सबकी एक जैसी, केवल थोड़ी थोड़ी अंतर होगा तो, है ना। देखो ये कहता है निश्चित ताप पर, ताप निश्चित है, अब देखो यहाँ पर क्या था, वहां अवयव था होगा, यहाँ लिखा हुआ किसी ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के निश्चित मात्रा में घुल जाती है, देखो सेम परिभाषा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या था, यदि हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ था निश्चित ताप पर, है ना, किसी अवयव, यहाँ पर क्या आएगा, किसी अवयव की जगह क्या आएगा, ठोस, किसी ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक, विलायक कौन है, यहाँ पर कौन आएगा, द्रव, है ना, यदि हम देखेंगे, देखो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, सेम परिभाषा
अवयव की जगह ठोस अवयव, बस यहाँ पे ठोस अवयव कर देना। क्या करना हमने, ठोस अवयव, बस बाकी परिभाषा वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, निश्चित ताप पर किसी ठोस अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। विलायक की निश्चित मात्रा, ताप निश्चित है, और जो अवयव है उसकी अधिकतम मात्रा है। भाई 3 शब्द याद रखना है आपको। तो देखो 1 लीटर पानी में अधिकतम नमक की मात्रा, ये एग्जांपल आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास देखो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं बेटा, एक शब्द और आता है संतृप्त विलयन, ठीक है ना। वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, यही कहानी बस, जिसमें क्या होती है, पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, उसके बाद नहीं घुलना बंद हो जाए। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 1 लीटर पानी लिया और इसमें नमक डालते रहे, घोला, घुलता चला गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मानो पहली चम्मच डाली तो आसानी से घुल गई, दूसरी चम्मच डाली तो फिर घुल गई, तीसरी चम्मच भी डाली घुल गई, चौथी चम्मच डाली तो लेकिन क्या हुआ, कुछ कण तो घुल गए लेकिन कुछ यहाँ तैरते रह गए, ऐसे वो घुल नहीं रहे, वो तैर रहे केवल, ठीक है ना। तो जब वो घुलना बंद हो जाए बेटा, तो उसके बाद हम इसको छान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। दूसरे बर्तन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर छान लिया, फिल्टर कर लिया, फिल्टर जानते हो, छानना जानते हो, या फिल्टर पेपर लगा देंगे, है ना। फिल्टर पेपर में क्या होंगे, जो ये नमक के कण होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे और बाकी जो पानी के साथ घुल गया वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमने छान लिया, और छानने के बाद जो हमें प्राप्त विलयन होगा वही संतृप्त विलयन होता है। इसमें क्या होगा, अधिकतम मात्रा होती है बेटा किसकी, इसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, इसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। ये है संतृप्त विलयन, ये हमारे पास संतृप्त विलयन है ना। वो ये विलयन जिसमें क्या होंगे, पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें अधिकतम मात्रा क्या होती है, इसमें घुली हुई होती है, तो ये संतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है ना। असंतृप्त विलयन क्या है, मान लीजिए हमने क्या हुआ, एक लीटर पानी लिया और इसमें 4 चम्मच क्या होते हैं, मान लीजिए हमने 4 चम्मच ली नमक, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी घुलती नहीं है, लेकिन इसमें 3.5 चम्मच घुल जाती नमक, है ना। 3.5 चम्मच जो है, 3 और आधा और घुलती है, लेकिन हमने 2 ही घोल रखी अभी तक। हमने कितना घोला हुआ, 2 चम्मच घोली हुई है। अभी इसमें और घोला जा सकता है नमक, हमने 2 चम्मच डाले केवल अभी और घुल गया। अब इसमें क्या हो सकता है, 1.5 चम्मच और घुल सकती है। तो इस ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, जिसमें कुछ मात्रा और घोली जा सकती है ना। जो 2 चम्मच से हमने बनाया विलयन, वो असंतृप्त विलयन होगा। देखो असंतृप्त विलयन क्या होगा बेटा, वह विलयन जिसमें विलेय की कुछ और मात्रा घोली जा सके, ठीक है ना। इसमें और मात्रा घोली जा सकती है, इसलिए क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के होंगे। ये टर्म्स थे, इसके कुछ शब्दावली थी ताकि आप समझ सकें। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते बेटा, देखो ठोसों की विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक, मीन्स जो घुलने की मात्रा थे, हमने 2 चीजें ली, एक तो लिया निश्चित ताप, क्या लिया बेटा इसमें, निश्चित ताप, ठीक है ना। और दूसरा लिया हमने निश्चित, निश्चित क्या था, निश्चित क्या था बेटा इसमें, एक तो निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा, निश्चित विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, 2 चीजें निश्चित ली हमने, विलायक की मात्रा। तीसरा क्या था हमारे पास इसमें, कोई बताएगा, विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा कितनी अधिकतम हो सकती है, ये 3 चीजें हैं बेटे। देखो हमने क्या करना है, निश्चित ताप पर लेना है किसी विलेय की अधिकतम मात्रा, है ना, जो अधिकतम मात्रा जो उसमें घुली जा सकती है, और निश्चित विलाय की मात्रा, हमने क्या करना है, निश्चित विलाय की मात्रा लेनी। इन 3 चीजों को हमने ये विलीयता की कंडीशन को पढ़ा, है ना। अब हम चाहते हैं कि निश्चित विलाय की मात्रा है,
लेकिन अधिकतम मात्रा में परिवर्तन आ जाए। पहले हमने कहा 1 लीटर विलयन लिया और इसमें हमने कहा 4.5 ग्राम या 4.5 चम्मच या ग्राम ले लो। ग्राम हमने क्या घोला, इसमें अधिकतम घुल रहा है नमक। 1 लीटर हमने क्या ले रखा है, पानी। 1 लीटर हमने पानी ले रखा है, अधिकतम क्या घुल रखा है, 4.5 ग्राम। क्या हम इसमें और घोला जा सकता है? तो उसमें प्रभावित कौन कर सकता है? मान लीजिए हमने कहा निश्चित ताप है, निश्चित ताप माने हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, है ना। अब देखो बेटा, इसमें हमने 4.5 ग्राम घोला 1 लीटर, लेकिन इसका विलीयता को प्रभावित कौन कर सकता है? यदि हम ताप बढ़ा दें, 25 की जगह क्या कर दें, 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ताप है, हम 30 डिग्री कर देंगे, देखो इससे प्रभावित हो रहा है। देखो तो पहले घुल रहा था 4.5 ग्राम, अब 5 ग्राम पूरे घुल रहे, 5 ग्राम घुल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा चीनी को घोलते हुए, जब चाशनी बनाई जाती जलेबी के लिए, तो पहले क्या किया जाता है, उसमें 1 किलो चीनी डालते हो, ठीक है ना, और फिर उसको गर्म करते रहते हैं। तो गर्म करते रहते हैं, वो चीनी पूरी घुल जाती है। 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल देते हैं, तो जैसे जैसे ताप बढ़ता रहता है वो घुलता रहता है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, उस ताप को और बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, फिर एक किलो और डाल देते हैं, 2 किलो डाल देते हैं, वो 2 किलो घुल जाता है उतने पानी में। फिर ताप बढ़ाते रहते हैं, फिर 1 किलो और डाल देते हैं। कभी कभी 10 किलो तक, 5 किलो तक बिल्कुल घोलता है, और वो जो घुला हुआ बिल्कुल एकदम लास्ट में देखा होगा आप लोगों ने, जिसको चाशनी बोलते हैं, वो बन जाती है ना। चीनी में जिसमें जलेबी को भिगोया जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम विलेय पदार्थ है, तो वो काय से हो रहा है, ताप बढ़ाने से। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ताप बढ़ा देंगे, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, विलीयता बढ़ जाएगी और घुलेगा, है ना। तो ये कुछ ताप का प्रभाव भी होता है। देखो विलेय और विलायक की प्रकृति भी है, अब विलेय और विलायक की प्रकृति भी है। अब देखो दो चीजें हमने, यदि आप लोगों ने मिट्टी का तेल को देखा होगा, देखा कभी किसी ने मिट्टी का तेल, पेट्रोल देखा, पेट्रोल, पेट्रोल तो लगभग आप देख सकते हैं, है ना। पेट्रोल लोगे और पानी लोगे, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा पेट्रोल लिया और थोड़ा पानी लिया, और एक उसमें टेस्ट ट्यूब में डाला, तो नीचे तो पानी आ जाएगा, ऊपर पेट्रोल यहाँ पर, फिर बहरियल हो जाएगा। देखो घुल रहे हैं एक दूसरे में, नहीं घुल रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, समान नहीं है। न विलेय समान है न विलायक। यदि यदि को विलेय, ये क्या है, ये है अध्रुवीय। क्या है, अध्रुवीय। ये क्या है, पानी ध्रुवीय है, ये ध्रुव बनाता है, ये अध्रुवीय है, तो ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिल पाए। तो यानी कि विलेय और विलायक का नेचर भी होना चाहिए, प्रकृति भी ऐसी होनी चाहिए जो समान हो, समान प्रकृति, घुल जाएंगे। मान लीजिए इस पानी में हम क्या करते हैं, एथेनॉल मिलाएंगे, मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया C2H5OH, तो ये तो तुरंत घुलेगा, घुलेगा नहीं घुलेगा। लेकिन पेट्रोल में हम बेंजीन डाल दें तो तब घुल जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी प्रकृतियां होती बेटा, उनका नेचर होता है कि किस आधार पर वो घुलते हैं, ठीक है। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव भी इस पर काम करता है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे दबाव डालेंगे तो क्या होगा, गैसों की संख्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेंडर में होती गैसें, तो वहां दबाव डाल करके क्या हो जाता है, वो गैस को द्रव में परिवर्तित कर देते हैं। कभी सिलेंडर को, गैस सिलेंडर हिलाना तो ऐसा लगता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जिन्होंने गैस भरनी थी लेकिन पानी भर दिया गलती से। तो इस प्रकार से चीजें क्या होता है बेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो कारक प्रभावित करते हैं, किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति है, दूसरा ताप है, तीसरा ये देखेंगे तो ताप का प्रभाव है। तो ये हमारे पास विलेय और विलायक की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम एक एक चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो कल इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। आज इतना ही रखें।